ओके स्टूडेंट्स, हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है वो समझिए। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, मान लीजिए टाइम t इक्वल टू जीरो पे टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने हैं, एन नॉट। फर्स्ट हाफ लाइफ में क्या होगा, फर्स्ट हाफ लाइफ में कितने न्यूक्लियाई बचेंगे, कितने न्यूक्लियाई बचेंगे भाई, तो एन नॉट बाई टू ये बचेंगे, रिमेन रहेंगे। ठीक है, ये क्या रहेंगे, रिमेन रहेंगे, या नहीं तो आप डीके भी कह सकते हो, यहाँ पे रिमेन भी रहेंगे और डिकेट भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेकेंड हाफ लाइफ में क्या होगा, सेकेंड हाफ लाइफ में क्या होगा, सेकेंड हाफ लाइफ में क्या होगा, जो इनिशियल था, जो इनिशियल है उसका हाफ, मतलब अब इसका भी हाफ कह सकते हो, ये जो है इनिशियल, अब इनिशियल इसको मान लो, अब इनिशियल किसको मान लो, इसको, ये जो था इनिशियल का हाफ 1/2, अब इसका हाफ देख लो कितना होता है, एन नॉट बाई टू, उसका 2, तो कितना आएगा, एन नॉट बाई 2 टू द पावर 2। ठीक है, ये रिमेन रह जाते हैं, रिमेन अनडिकेड, ये जाते हैं रिमेन अनडिकेड, ये डिके नहीं होते। तो डिके कितने होंगे सेकेंड हाफ लाइफ साइकिल तक, डिकेड कितने होंगे, तो इनिशियल है n और बचे हुए हैं कितना, एन नॉट बाई 4, मतलब कितने होंगे 3n0/4, इतने जो है बचे हुए, 75% बचे हुए हैं। ठीक है, इस तरह समझिए। थर्ड हाफ लाइफ साइकिल की बात करूं, फॉर द थर्ड हाफ लाइफ कितने बचेंगे, तो थर्ड हाफ लाइफ में अब कितना, इतना है, इसका भी आधा कर देंगे, इसका आधा कर दोगे तो कितना होगा 2 टू द पावर 3, यही क्या होंगे, रिमेन अनडिकेड। तो डिकेड कितना होगा तो आप निकाल सकते हो, n-n0/8। ठीक है, इस तरह से निकाल सकते हो। तो आपको यह चीज दिख रहा होगा कि जो रिमेनिंग बच रहे हैं वो धीरे धीरे घट रहा है, वो धीरे धीरे घट रहा है। तो एन हाफ लाइफ के लिए क्या होगा, अगर मैं nth हाफ लाइफ के लिए अगर बताऊं तो कितने बच्चे बच जा रहे हैं, n0/2 टू द पावर n, अनडिकेड है, अनडिकेड या रिमेन। ठीक है, ये अनडिकेड है, अब ये डिके नहीं हो रहे, आई बात समझ में, इतना जो है अनडिकेड है, ये बचे हुए रिमेनिंग है, ये हाफ लाइफ साइकिल यही होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे मीन हाफ, है ना, मीन हाफ लाइफ या एवरेज हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ। ठीक है, hello students, after studying nuclear fission reaction, now we will start nuclear fusion reaction. Our current topic is nuclear fusion reaction. nuclear fission reaction तो हमने पढ़ लिया था कि nuclear fission reaction में क्या होता है, हेवियर न्यूक्लियस टूटता था मिडिल वेट न्यूक्लियाई में। ठीक है, जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होती थी इन कंपैरिजन टू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर द हेवियर न्यूक्लियाई। आई बात समझ में, तो इसलिए वो टूटते थे। अभी जो न्यूक्लियर फ्यूजन में कहानी हो रही है, इसमें क्या हो रहा है, इस न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या हो रहा है, फ्यूजन को समझो, कंफ्यूजन हटाओ, फ्यूजन को समझो, कंफ्यूजन हटाओ। फ्यूजन में क्या हो रहा है, फ्यूज हो रहा है, दो मिलेंगे, देखो ये दोनों मिलेंगे तो फ्यूज, निकलेंगे तो डिफ्यूज, ये अगर निकलेंगे यहां से तो फ्यूजन, और पहुंचेंगे तो कंबाइन होंगे तो फ्यूजन, ऐसा समझना। ठीक है, तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है वो हम लोग समझेंगे, और ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहाँ कहाँ आप ऑब्जर्व करते हैं। जो सन है उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से लाइट एनर्जी हमारे अर्थ में पहुंचती है, संपूर्ण ब्रह्मांड में पहुंच रही है। ये सन ही नहीं, इससे ही बड़े बड़े जो स्टार्स हैं, इससे ही बड़े बड़े जो स्टार्स हैं, सन से ही बड़े बड़े स्टार्स हैं, उनके अंदर में जो रिएक्शन है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से हो रहा है। उनके वजह से, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से इतना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन सन और अदर स्टार्स, ओके, ओनली ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से बहुत ज्यादा एनर्जी रेडिएट होती है सन में भी और दूसरे स्टार्स में भी। तो सन जो है कंपेरिजन टू अदर स्टार्स, सन इज कूलर देन द अदर स्टार्स। ठीक है, अगर दूसरे स्टार से सन की तुलना करें तो सन जो है ठंडा है और दूसरे स्टार जो है उससे गर्म है, क्योंकि
दूसरे जो स्टार्स हैं उनकी मास बहुत ज़्यादा है, साइज बहुत बड़ी है, हजारों हजार सूरज को निकल सकता है अपने अंदर में, और ये जो सन है हमारा उसकी टेम्परेचर दूसरे स्टार की टेम्परेचर से कम, ठीक है, कोर की टेम्परेचर, ठीक है। चलते स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है उसे हम लोग समझेंगे। ये न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है? ये न्यूक्लियर फ्यूजन एक रिएक्शन है, इट इज जस्ट अ रिएक्शन, इट इज जस्ट अ चेंज, it is just a reaction or just a change in which nuclear energy is released when two light nuclei come closer to each other under range of attractive nuclear force. न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रेडिएट होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है। A large amount of energy is released when two light nuclei come closer to each other such that they fuse into a bigger nucleus. Okay? That is called nuclear fusion reaction. फिर समझिए, a reaction in which two light nuclei having low binding energy per nucleon fuse to a bigger nucleus having higher binding energy per nucleon with release of energy, with release of high amount of energy is called nuclear fusion reaction. इसे हम nuclear fusion reaction कहते हैं। तो समझिए यहाँ पे मैंने डिफिनेशन बताया, fusion reaction in which nuclear energy released when two light nuclei come closer to each other under range of attractive nuclear force. आई बात समझ में? देखिए कैसे होता है। मान लीजिए ये एक न्यूक्लियस है, ये भी एक न्यूक्लियस, ये भी एक न्यूक्लियस, ठीक है। ये लाइट वेट न्यूक्लियस है, ये क्या है? लाइट वेट न्यूक्लियस है, ये लाइट वेट न्यूक्लियाई है, ठीक है। ये लाइट वेट न्यूक्लियाई हैं जो कंबाइन करते हैं बड़े से न्यूक्लियस में, इसमें ये क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, फ्यूज करते हैं। तो लाइट वेट न्यूक्लियाई क्या होते हैं? इनकी लो बाइंडिंग एनर्जी होती है, इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो क्या है? लो है, लो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है लो है, मतलब ये अनस्टेबल, ये क्या है? अनस्टेबल, ठीक है, अनस्टेबल है। मतलब ऐसा भी अनस्टेबल नहीं कि तुरंत ऐसे फ्यूज कर जाएंगे, ऐसे ही वो मिक्स कर जाएंगे, इतनी भी अनस्टेबल नहीं है। अनस्टेबल का मतलब ये है कि इनकी लो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है? कम है, ठीक है, कम है। मतलब अगर कुछ ऐसा कंडीशन प्रोवाइड करवाया जाए, कैसी कुछ ऐसी एनवायरनमेंट सराउंडिंग प्रोवाइड करवाई जाए जिसकी वजह से दोनों फ्यूज कर जाएं, जिसकी वजह से दोनों फ्यूज कर जाएं, एक बन जाए, दो न्यूक्लियाई बन के एक हैवी न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाए, प्लस एनर्जी भी रिलीज हो जाए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे रिएक्शन को हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं। तो ये जो आपको सामने आ रहा है, ये लाइट वेट न्यूक्लियाई था, ये मीडियम वेट न्यूक्लियाई है। ये क्या है? ये मीडियम वेट न्यूक्लियाई है, मीडियम मास न्यूक्लियाई है ना। और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है वो बढ़ता है विथ रेस्पेक्ट टू मास नंबर। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ता है, जैसे जैसे एटॉमिक मास नंबर बढ़ता है वैसे वैसे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, तब तक बढ़ती रहती है जब तक एटॉमिक मास नंबर 50 नहीं हो जाता। उसके बाद कहानी अलग होती है, ठीक है। लेकिन 50 तक क्या होती है? बढ़ती रहती है विथ इंक्रीज ऑफ मास नंबर। तो कहने का मतलब ये है कि ये ज्यादा स्टेबल है, ये स्टेबल ज्यादा, इसकी बाउंडिंग, इसकी जो बाउंड एनर्जी है ये ज्यादा बाउंड है, स्ट्रांगली बाउंड है, ये लूजली बाउंड है, ठीक है। ये कंबाइन कर सकते हैं, ये स्टेबल ज्यादा है। इसके कंपैरिजन ये क्या है? अनस्टेबल है। ये वाले ज्यादा अनस्टेबल है, ये क्या है? स्टेबल है। स्टेबल है तभी तो एनर्जी रिलीज किया है, एनर्जी रिलीज किया है, ठीक है। तो बाउंड एनर्जी इसमें ज्यादा है, एनर्जी निकला इससे, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी इसका ज्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में होता क्या है? दो लाइट वेट न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे, फिर इसमें बनते हैं, फिर मिडिल वेट न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाते हैं, न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि दो न्यूक्लियस या दो न्यूक्लियाई अगर कंबाइन करेंगे तो फ्यूज करेंगे तब जब एक ऐसे सेपरेशन में आएंगे, जब इन दोनों की सेपरेशन न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स के सेपरेशन के बराबर हो जाए, न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स के सेपरेशन हो जाए, बराबर हो जाए, यानी कि दैट इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 1 फेम्टोमीटर, R इज इक्वल टू 1 फेम्टोमीटर। R अगर 1 फेम्टोमीटर के आसपास आ रहा है तो ये दोनों फ्यूज कर जाएंगे, ये दोनों क्या होंगे? फ्यूज करके एक मिडिल वेट न्यूक्लियस बनाएंगे, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन आना चाहिए, ये कंडीशन जो है ये फुलफिल होना चाहिए, इनका सेपरेशन इतना हो जाए कि ये फ्यूज करके एक हैवी न्यूक्लियस बना ले, मिडिल वेट न्यूक्लियस बना ले, ठीक है। अब
उसमें क्या क्या परेशानियां हैं, क्या क्या है समस्याएं, वो बताऊंगा। पहले ये रिएक्शन को समझते हैं, कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे फ्यूज होती है। देखिए देखिए यहाँ पे एक प्रोटॉन दूसरा प्रोटॉन कंबाइन कर रहा है, फ्यूज कर रहा है। तो फ्यूज होने के बाद ये क्या बनाता है, ये ड्यूटेरियम में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। प्लस पॉजिट्रॉन भी निकल रहा है, प्लस न्यूट्रॉन पार्टिकल भी निकल रही है, प्लस 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का भी रिलीज हो रहा है। इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है, पहले रिएक्शन से इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर दो प्रोटॉन को हम कंबाइन करते हैं तो 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज होती है, और इसके साथ ये एटम भी बन के तैयार हो जाता है। यहाँ पॉजिट्रॉन भी निकल रहा है, न्यूट्रॉन पार्टिकल भी निकल रही है। आगे चलते हैं, यहाँ देखिए अब क्या है कि इसमें ये जो आप देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, दो ड्यूटेरियम के न्यूक्लियाई कंबाइन होकर फ्यूज करके एक हीलियम के आइसोटोप बनाते हैं, एक हीलियम के लो मास आइसोटोप बनाते हैं। इसका मास नंबर कम है, लो आइसोटोप बनाते हैं हीलियम के, ठीक है। एक हीलियम के दूसरा वैरायटी जिसका मास नंबर 3 है, फ्यूज होकर के इतना बनाते हैं, एक न्यूट्रॉन रिलीज होता है, प्लस इससे जो एनर्जी रिलीज होती है वो कितना है, 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जो है यहाँ पर रिलीज हो रहा है। कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इससे रिलीज हो रही है। सब के सब फ्यूज कर रहे हैं। दो लाइट वेट न्यूक्लियस है, न्यूक्लियाई है, फ्यूज होकर के हैवी न्यूक्लियस में कन्वर्ट, दो लाइट वेट है, फ्यूज होकर के इतना कर रहे हैं, मतलब एक सिंगल न्यूक्लियस में आ रहे हैं, प्लस एनर्जी भी रिलीज हो रही है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग और भी पढ़ेंगे, जानेंगे, ओके। हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये दो ड्यूटेरियम के न्यूक्लियाई हैं, फ्यूज करके ये क्या बनाते हैं, ट्रिटोन और एक प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहे हैं, प्लस 4.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज कर रहे हैं। ये काफी एनर्जी है भाई, ये बहुत ज्यादा एनर्जी है, 4.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बहुत ज्यादा एनर्जी है। आई बात समझ में। तो ये जो एनर्जी आ रहा है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में, इतने सारे एनर्जी रिलीज हो रहे हैं, ये कैसे हो रहे हैं, ये प्रैक्टिकली कैसा हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसके पीछे फिजिक्स क्या कहता है, एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू कैसे है संभव, वो मैं दिखाता हूँ, वो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ये फ्यूजन कब होता है, ठीक है, और फ्यूजन होने के लिए क्या कंडीशन है। मान लो दो एटम है, ठीक है, मान लो दो एटम है, एक दूसरे के नजदीक में आना चाह रहा है। मान लो दो एटम, सपोज दैट एक एटम ये है और दूसरा एटम ये एक दूसरे के नजदीक आना चाहते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे के क्या कर रहे हैं, नजदीक आना चाह रहे हैं, फ्यूज होना चाह रहे हैं, ठीक है। तो फ्यूज होगा कैसे, फ्यूज होगा कैसे, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके अंदर में भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसके अंदर में भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन है। अगर ये दोनों फ्यूज करेंगे, दोनों एटम अगर फ्यूज करेंगे, फिर क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, और जो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, वो भी एक दूसरे को रिपेल करेगा। आई बात समझ में। तो फ्यूज कैसे होगा, तब तो फ्यूज संभव ही नहीं है। आई बात समझ में, तब तो ये फ्यूज संभव ही नहीं है। आई बात समझ में। लेकिन अगर मान लो गलती से या सही से, अगर इसकी हमने काइनेटिक एनर्जी ज्यादा बढ़ा दी, एक्सेलरेटर के थ्रू इसकी हम काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दिया, या ऐसी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा बढ़ा दिया, दोनों काइनेटिक एनर्जी बढ़ा के फ्यूज करवा दें, तो क्या ये संभव है, अगर मैं इन दोनों को पकड़ के फ्यूज करवा दे रहा हूं, फिर क्या होगा, क्या ये संभव है। अगर मैं इसको फ्यूज कराऊंगा तो भी ये स्कैटर करेंगे, ये फ्यूज नहीं होंगे, इधर उधर भागना शुरू करेंगे। आई बात समझ में। ये क्या करेंगे, इधर उधर भागना शुरू करेंगे, स्कैटर करना शुरू करेंगे। अगर ये स्कैटर नहीं कर पाए, अगर ये दोनों स्कैटर नहीं करेगा, छितराया नहीं, अगर फ्यूज होकर के नहीं छितरा रहा है, समझ में आ रही बात, अगर ये फ्यूज नहीं होकर छितरा गया, स्कैटर कर गया, ठीक है, अगर ये स्कैटर कर गया, फिर तो फ्यूज होने वाला नहीं है। आई बात समझ में। लेकिन
अगर ये नहीं छितराकर फ्यूज कर जाए तो क्या होगा? अगर ये छितराए नहीं, फ्यूज कर जाए तो फिर क्या होगा? फ्यूज करने के लिए क्या होगा? अगर ये दो एक सिस्टम बन जाए, एक न्यूक्लियस बन जाए, दो न्यूक्लियाई एक न्यूक्लियस में तब्दील हो जाए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों को दोनों में हाई एसिलेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो दो हाई एसिलेशन जो हम दे रहे हैं वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है। आई बात समझ में? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास है। तो जितना एनर्जी हम दे रहे हैं उससे कम एनर्जी हमें मिलेगा, तो फायदा क्या होगा? कुछ भी फायदा नहीं है। आई बात समझ में? तो फ्यूजन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन होना चाहिए जो जिसमें हम एनर्जी दे रहे हैं कम और प्रोड्यूस हो ज्यादा, ज्यादा एनर्जी मिले। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। आई बात समझ में? इनपुट कम आउटपुट ज्यादा। तो फिर कैसे होगा ये काम? फिर कैसे होगा बताइए? तब ये कैसे होगा? क्योंकि सन के बीच में हो रहा है, स्टार्स के बीच में इस तरह की घटनाएं घट रही है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन उनके बीच में हो रहा है, तो फिर ये क्यों नहीं घट रहा है? नॉर्मली क्यों नहीं हो रहा? तो मैंने आपको बताया सिमिलर चार्जेस रिपेल करेंगे, इसकी वजह से नहीं होगा। और उस रिपल्सन की वजह से कूलम्ब बैरियर आता है। कूलम्ब बैरियर आता है। कूलम्ब बैरियर क्या है? एक एनर्जी है। कूलम्ब बैरियर एक एनर्जी है, एनर्जी का बैरियर है जो अगर किसी ने क्रॉस कर गया तो फ्यूज कर जाएगा, मिल जाएगा, लेकिन क्रॉस नहीं कर पाया तो फ्यूज नहीं कर पाएगा। दैट इज कॉल्ड कूलम्ब बैरियर। तो दो प्रोटॉन के लिए कूलम्ब बैरियर कितना होता है? तो 4 लाख इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। दो प्रोटॉन अगर फ्यूज कर जाए एक ड्यूटेरियम में तो उसका कूलम्ब बैरियर 4 लाख इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। 0.4 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब सवाल यह है कि किसी भी मदद से एक और चीज सोचो कि मान लो कि इन सब का एटम्स मैंने हटा दिया, इन एटम्स का इलेक्ट्रॉन हमने हटा दिया, किसी भी प्रोसेस से हमने इलेक्ट्रॉन हटा दिया। अब ये दो न्यूक्लियाई है। अब ये दो न्यूक्लियाई अगर फ्यूज होना चाहेंगे तो क्या ये, अगर मैं इनको एक्सेलरेट भी करूं तो क्या ये फ्यूज होना चाहेंगे? फ्यूज नहीं होंगे। ज्यादा चांसेस रहेगा स्कैटर करने का। ज्यादा चांसेस किसका होगा? स्कैटर करने का ज्यादा चांसेस होगा। फ्यूज तो करेंगे नहीं। तो फ्यूज नहीं करने के लिए, नहीं करेंगे तो स्कैटर होगा। तो फ्यूज करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फ्यूज करवाने के लिए दो न्यूक्लियाई को एक सिंगल न्यूक्लियस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करवाना पड़ेगा? बोलिए। तो इन दोनों को फ्यूज करवाने के लिए एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाएगा, एक ऐसा एटमॉस्फेयर जिस एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर हो जाए बहुत हाई, बहुत ज्यादा हाई हो जाए, इतना ज्यादा हाई हो जाए, इतना ज्यादा हाई हो जाए, इतना ज्यादा हाई हो जाए, समझ में आ रहा है? इतना ज्यादा हाई हो जाए कि उस एटम से इलेक्ट्रॉन ही उड़ जाए, पूरा इलेक्ट्रॉन उड़ जाए, डिटैच हो जाए। उन सारे एटम से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? उड़ जाएंगे, यहां चले आएंगे। दो इलेक्ट्रॉन, जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका कुछ ना कुछ नंबर होगा। तो के मान लो कितना है, टी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सो निकल के बाहर आ रहे हैं। पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन को डिटैच कर दिया। आई बात समझ में? पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया हमने? डिटैच कर दिया, अलग कर दिया। अब इनके बीच में थर्मल एनर्जी बचा हुआ है। अब ये न्यूक्लियस के बीच में एनर्जी कैसी है? थर्मल एनर्जी है, थर्मल स्पीड है। और वो थर्मल एनर्जी रैंडम थर्मल एनर्जी है। इतनी रैंडम थर्मल एनर्जी है, इतनी रैंडम थर्मल एनर्जी है कि वो तुरंत आएंगे, चिपक जाएंगे। इतनी ज्यादा स्पीड है, थर्मल स्पीड इतनी ज्यादा है कि अगर दो एक दूसरे को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो सीधा क्या करेंगे, मिल करके नए न्यूक्लियस में फ्यूज कर जाएंगे। इतनी ज्यादा हाई इनकी काइनेटिक एनर्जी आ जाए। काइनेटिक एनर्जी कहां से आएगा? थर्मल स्पीड से, हाई टेम्परेचर करने की वजह से। हाई टेम्परेचर से दो फायदे, क्या क्या फायदा हुआ? पहला फायदा ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स डिटैच कर दो, बचा न्यूक्लियस, और इतना एनर्जी आ जाएगा टेम्परेचर की वजह से इन न्यूक्लियस का कि ये दोनों कूलम्ब बैरियर को क्रॉस करता हुआ, तोड़ता हुआ, पेनिट्रेट करता हुआ फ्यूज कर जाए एक न्यूक्लियस में। दो न्यूक्लियाई एक न्यूक्लियस में फ्यूज कर जाए। आज समझ बात? मतलब आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाए तो दोनों एक हो जाए, है ना? आई बात समझ में? जीव और ईश्वर में क्या भेद है? कोई भेद नहीं है। जब तक दोनों एक नहीं हो जाते तब तक भेद रहता है, जब एक हो जाता है तो भेद नहीं रहता। ठीक है, तो ये दोनों फ्यूज करके क्या बन जाएंगे? एक न्यूक्लियस बनाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स डिटैच करके हम इसको क्या कर सकते हैं? एक न्यूक्लियस बना सकते हैं, हेवियर न्यूक्लियस बना दिया। इसका चार्ज बहुत ज्यादा है। आई बात समझ में?
तो हमने एक सिंपल प्रोटॉन्स की कहानी बताया, उनकी कम चार्ज है तो उनका कूलम्ब बैरियर का कम एनर्जी वाली होगी, लेकिन जिस न्यूक्लियस का चार्ज बहुत ज्यादा हो उनको कूलम्ब बैरियर से क्रॉस करवाने में, तोड़ने में, पेनिट्रेट करने में ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। आई बात समझ में? तो उसके लिए एक ऐसा टेम्परेचर चाहिए, एटमॉस्फेयर में ऐसा टेम्परेचर चाहिए जिस टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन डिटैच हो जाए एटम से और न्यूक्लियस जो है क्रॉस कर करके क्या हो जाए, फ्यूज कर जाए, फ्यूज कर करके एक हैवी न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाए, प्लस एनर्जी भी रिलीज करे। क्या करे? एनर्जी भी रिलीज करे, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करे। और ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ये स्टार्स में ऐसे एनर्जी रिलीज होता है। आई बात समझ में? स्टार्स हैं, सन है, इनके अंदर जो एनर्जी रिलीज हो रही है ओनली ड्यू टू थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन मतलब उनके अंदर जो फ्यूजन रिएक्शन है इसके वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है। तो एक टर्म आता है थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन एक टर्म आता है, उसे अब हम समझेंगे, समझ में आ जाएगा। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन ऐसा सिचुएशन है, ऐसा फ्यूजन है जिसमें किसी बल्क मैटर को, और बल्क मैटर का टेम्परेचर इतना हाई कर दो, इतना हाई कर दो, इतना हाई कर दो, इतना हाई कर दो कि उनके अंदर जो एटम्स हैं, उन एटम्स के जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं सब डिटैच हो जाए, और जितने सारे न्यूक्लियाई हैं सब की इतनी एनर्जी हो जाए, इतनी एनर्जी हो जाए कि रैंडम थर्मल स्पीड से फ्यूज करके एक नया न्यूक्लियस बनाए, प्लस साथ साथ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करे। ऐसे ऐसे न्यूक्लियर फ्यूजन को हम लोग बोलते हैं थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। थर्मो ये बात बता रहा है, थर्मो यहाँ पे थर्मल स्पीड का जरूरत है, एनर्जी का जरूरत है, गर्म करना पड़ता है ना। और इतनी ज्यादा टेम्परेचर कहाँ पाई जाती है? बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो ऐसा टेम्परेचर फाइंड करने के लिए सन को खोजते हैं। सन में इस तरह का टेम्परेचर पाया जाता है 1.57 10⁻⁷ केल्विन टेम्परेचर होता है सन के कोर का। दूसरे स्टार्स का 10⁸ 10⁹ के आसपास होता है। तो अपना सन जो है कूलर देन द अदर स्टार्स हैं, दूसरे स्टार्स हैं उससे भी ठंडा है, ठीक है, दूसरे स्टार्स सन से भी ज्यादा गर्म है। आई बात समझ में? तो भगवान ने क्या किया, पूरे ब्रह्मांड में स्टार्स डाल दिया, बहुत सारे स्टार्स हैं, और स्टार्स को अपने फिजिक्स का इस्तेमाल करके डाल के रखे हुए हैं, जितने सारे बल्ब लगा के रखा है उन्होंने, एलईडी बल्ब हो, सीएफ बल्ब हो या फिलामेंट बल्ब हो। तो भगवान के लिए जितने सारे स्टार्स देखते हो फिलामेंट बल्ब है, एलईडी बल्ब समझो, ठीक है, वो बल्ब लगा के रखे हुए हैं, उनको कोई बिजली बिल देने का जरूरत नहीं है। और वो जो स्टार की एनर्जी है वो लाखों किलोमीटर तक एनर्जी उसका जाता है, उसकी एनर्जी कहां तक जाती है? लाखों किलोमीटर तक प्रकाशित रहता है वो। बहुत सारे स्टार्स हैं आसमान में, ठीक है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर ऑफ ओवर द वर्ल्ड हाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई। तो स्काई में क्या होता है? डायमंड की तरह दिखता है, टिमटिमाते रहता है वो। खैर बात कीजिए है, तो समझ में आ गया होगा कि थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। ए फ्यूजन इन विच बल्क मैटर इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर टू क्रॉस द कूलम्ब बैरियर ड्यू टू देयर थर्मल स्पीड, ठीक है। समझिए क्या है, ये ऐसा फ्यूजन है जिसमें किसी बल्क मैटर को इतना गर्म करेंगे जिसमें उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के इलेक्ट्रॉन डिटैच हो जाएं, न्यूक्लियस फ्यूज करना शुरू कर दें और एनर्जी जो है रिलीज हो जाए। इन विच बल्क मैटर इज टेम्परेचर टू क्रॉस कूलम्ब बैरियर ड्यू टू देयर थर्मल स्पीड with release of large amount of energy, ये भी लिख लो, with release of large amount of energy, large amount of energy। और इस तरह का लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व किया गया है सन में। सन में जो एनर्जी है वो इसी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से है। सन और स्टार्स, जितने सारे स्टार्स हैं सब के अंदर थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से एनर्जी अवेलेबल है। आई बात समझ में? बहुत ज्यादा एनर्जी अवेलेबल है उसके अंदर में। तो ये सब एनर्जी मैंने बता रहा था आपको न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में जो मैंने बताया आपको सन और स्टार्स का, उसी में एक वर्ड आता है प्लाज्मा। क्या आता है? वर्ड आता है प्लाज्मा। ये प्लाज्मा होता क्या है? तो मैंने बताया होगा आपको कि इट इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। प्लाज्मा क्या है? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। सन हमारा क्या है? फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। तो कहने का मतलब ये है कि सन का साइज बहुत बड़ा, उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स भी हैं, उनकी टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा हाई है, इतनी ज्यादा हाई है कि पूछो मत, 10⁷ केल्विन के आसपास है। तो कहने का मतलब ये है कि उनमें जितने सारे सबस्टांसेस हैं उनकी टेम्परेचर तो बहुत हाई है, समझ में आ रहा? तो सन एक्चुअली है क्या? कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव आयोन्स,
पॉजिटिव आयंस एंड निगेटिव आयंस दोनों का कलेक्शन है। निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स भी हैं और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं एट हाई टेम्परेचर। तो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर आ गया प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। प्लाज्मा क्या है? कलेक्शन ऑफ आयोन्स, ठीक है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। पॉजिटिव मतलब समझते हो न्यूक्लियस, पॉजिटिव मतलब यहां पे मान लो न्यूक्लियस और यहां पे मान लो इलेक्ट्रॉन। कलेक्शन ऑफ दिस एट वेरी हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड प्लाज्मा, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। तो हमारा सन क्या है? एक प्लाज्मा है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। स्टार क्या है? प्लाज्मा है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। आई बात समझ में? तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को सस्टेन करने के लिए, होने के लिए क्या होना पड़ेगा? ज्यादा देर तक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। वो कब होगा? जब सन के अंदर में ज्यादा ग्रेविटेशनल अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होने की वजह से सारे न्यूक्लियस को पकड़ के क्या करेगा? रखे रहेगा कि वो इधर उधर ना छितराए, एक जगह स्टेशनरी रहे। समझ में आ रही बात? तो और भी हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन में। ओके स्टूडेंट्स, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन में देखिए क्या क्या होता है। दो प्रोटॉन कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं? ड्यूटेरियम बना रहे हैं यहाँ पे, प्लस पोजिट्रॉन निकल रहा है, न्यूट्रॉन निकल रहे हैं। फिर इसके बाद 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है। फिर यहाँ देखिए पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन कंबाइन होकर के गामा रेज निकल रहे हैं, एनर्जी रिलीज हो रही है। प्लस कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है? फोटोन है प्लस इतना एनर्जी रिलीज हो रहा है, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है। सब के सब एग्जाम्पल्स फ्यूजन रिएक्शन का है, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है ना। यहाँ देखिए ड्यूटेरियम के दो न्यूक्लियाई यहाँ पे कंबाइन होकर के हीलियम के एक लो मास आइसोटोप बता रहे हैं, प्लस गामा रे निकला, प्लस 5.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज हो रही है। थर्ड इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन में क्या दिख रहा है आपको? कि ये आइसोटोप हाइड्रोजन के 3,2 दोनों कंबाइन होकर के हीलियम के न्यूक्लिया बनाते हैं जो स्टेबल है, ये अनस्टेबल है। कंबाइन होकर के तेजी से बनाएंगे 2,4, प्लस एक प्रोटॉन, दो प्रोटॉन निकल रहा है, प्लस 12.86 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं कि अगर हमने पहले इक्वेशन, दूसरे इक्वेशन, तीसरे इक्वेशन तीनों को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद फिर चौथे इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो क्या हमें मिलता है? ये मिलता है 4 टाइम्स द हाइड्रोजन न्यूक्लिया प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दिस इज इक्वल टू हीलियम न्यूक्लिया यहाँ पर है ना, हीलियम का न्यूक्लिया प्लस 2 न्यूट्रिनो प्लस गामा रेस 6 और 26.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है। इतने एनर्जी जो रिलीज हो रहे हैं थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से, आप अंदाजा लगा सकते हो कि इतनी जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ये एनर्जी हमारे अर्थ पे आ जाए, इस तरह की एनर्जी हमारे अर्थ पे आ जाए, अर्थ पे हम अगर एनर्जी इतना रिलीज कर सकें तो कितना अच्छा होगा। तो साइंटिस्ट पूरे दुनिया में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह से थर्मो न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करके हम अर्थ पे इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी को बता सकें, लोगों को बता सकें और उसको जो फायदे हैं उसका हम इस्तेमाल कर सकें। तो कोशिश यही चल रही है अर्थ पे, ठीक है। कुछ दिन पहले आप सुने होंगे चाइना में कि उन्होंने अपना ही एक सन बना दिया है, तो फ्यूजन रिएक्शन से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भगवान ने बना दिया है सन को, तो इंसान ही बनाना चाह रहा, प्रकृति से खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन कुछ ना कुछ लोग करते हैं, चाहे पॉजिटिव खिलवाड़ करे या निगेटिव खिलवाड़ करे, लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो चीन में क्या है, उन्होंने सन बना दिया, तो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से बनाए होंगे। तो सबसे पहले 1952 में जो है कंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हुआ था अमेरिका में। कंट्रोल्ड है, अनकंट्रोल नहीं। कंट्रोल जो है थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हुआ था, जिसमें 10 मिलियन टन TNT को जितना हम जलाते हैं, यूज करते हैं, उतनी एनर्जी दे रहा है, उतनी एनर्जी जो है प्रोवाइड करवा रही है। तो 10 मिलियन, तो 1 टन जो TNT है, TNT क्या है? जो एक्सप्लोसिव में यूज होता है, ऑक्सीराइबो न्यूक्लियर, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ये जो सबस्टेंस है, ये एक्सप्लोसिव में काम आता है, जो केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे। जब मैं केमिस्ट्री बताऊंगा आपको तो मैं समझाऊंगा इसको डिटेल में। अभी आप इतना समझो कि ये जो TNT है, ये एक्सप्लोसिव में यूज होता है।
ठीक है। ट्री नाइट्रोजोटोल्यून होती है, कुछ ऐसा ही फुल फॉर्म होता है इसका। इसका यूज हम लोग करते हैं, ठीक है, बम बनाने में, एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल करते हैं इसमें, ठीक है। जो उग्रवादी होते हैं, निगेटिव तत्व लोग होते हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं। तो 1 टन TNT कितना एनर्जी रिलीज कर सकता है? दैट इज इक्वल टू 2.6 10⁻22 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज कर सकता है। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना भाई? 2.6 × 10⁻22 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो समझो कि 10 मिलियन कितना, 10 मिलियन टन जो होगा TNT का, वो कितना रिलीज करेगा? इतनी एनर्जी रिलीज किया जा सकता है बाय द कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। इस तरह से आजकल का जो अब जो है फ्यूचर जो हमारा एनर्जी का सोर्स है वो कौन सा है? थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। उसके वजह से, उसके मदद से हम लोग क्या करेंगे? एनर्जी को फाइंड करेंगे, एनर्जी को गेन करेंगे और बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मतलब एनर्जी हमारे आसपास बिखरी पड़ी है, एनर्जी हमारे पास आसपास बिखरी पड़ी है, बस हमें उसे समेटना है। बस हमें क्या करना है? समेटना है और उसका हमें इस्तेमाल करना है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे आसपास पैसा छितराया हुआ है, बस उठाने वाला चाहिए, ठीक है। तो उठाओ भाई, बहुत अच्छी बात है, पहले एनर्जी उठाओ, है ना। तो क्या होता है कि इतना आसान कुछ भी नहीं होता, हर चीज के पीछे मेहनत करना पड़ता है। आपके आसपास ही बहुत सारा ज्ञान है, तो क्या आप आसानी से ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हो? हमारे आसपास ही बहुत सारे ज्ञान है, तो क्या आप ज्ञान को हासिल कर पा रहे हो? इतना आसान है क्या? इतना आसान नहीं ज्ञान को हासिल कर पाना। सबसे मुश्किल दुनिया में ज्ञान को हासिल कर पाना, बाद में तो सब हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए आप वीडियो वॉच करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और ध्यान से वीडियो को देखिए, जो आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आ सके। मैं सिलेबस के बाहर नहीं जा रहा हूँ और सिलेबस से कम भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ना ज्यादा पढ़ा रहा हूँ ना कम पढ़ा रहा हूँ, उतना ही पढ़ाता हूँ जितना जरूरत है। थोड़ा ज्यादा पढ़ा दूंगा चलेगा, कम पढ़ाना ठीक नहीं है। ज्यादा पढ़ोगे अच्छा रहेगा, कम पढ़ना ठीक नहीं है, ओके। क्वेश्चन देखिए क्या है, कुछ IIT के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? व्हेन बोरॉन न्यूक्लियस इज बॉम्बार्डेड बाय न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स आर इमिटेड। पहला क्वेश्चन समझिए क्या है, मैं आपको टाइम ही दूंगा। बोरॉन न्यूक्लियस को बॉम्बार्ड किया जा रहा है न्यूट्रॉन से, तो अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, प्लस एक रिजल्टिंग न्यूक्लियस भी निकल रहा है। वो न्यूक्लियस क्या है? वो न्यूक्लियस क्या है? प्लस उसके साथ साथ बताओ उसका मास नंबर क्या है। ये 1986 का क्वेश्चन है, IIT 1986 का क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम IIT 1986। काफी सिंपल क्वेश्चन है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी न्यूमेरिकल नहीं है। ये नीट टाइप का क्वेश्चन कह सकते हो इसको, ठीक है। काफी इजी क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। देखिए यहाँ पे बोरॉन, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जितना लेना ले लो। अब उसके बाद वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो कि आंसर क्या होगा। देखिए बोरॉन के न्यूक्लियस को बम्बार्ड किया जा रहा है, ठीक है। बोरॉन के न्यूक्लियस को बम्बार्ड कर रहा है, कौन कर रहा है भाई? तो एक न्यूट्रॉन कर रहा है। इस तरह से न्यूट्रॉन लिख सकते हैं, न्यूट्रॉन का इस तरह सिंबल आता है, ठीक है। मास नंबर 1, ठीक है। देखिए सिंगल न्यूक्लियस है ना, सिंगल न्यूक्लियन है। तो यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। अल्फा पार्टिकल्स क्या है भाई? हीलियम के न्यूक्लियाई हैं, 2,4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बात क्लियर हो गया, ये अल्फा पार्टिकल था, ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। इतना बात पता चल गया तो हम लिख दिया इसको। प्लस अब कौन सा न्यूक्लियाई होगा, अब कौन सा न्यूक्लियस होगा वो समझते हैं। तो रिजल्टिंग न्यूक्लियस क्या होगा प्लस उसका मास नंबर क्या होगा, दो चीजें हमें निकालनी है। क्या निकालना है? दो चीजें निकालनी है। देखिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, इन दोनों का 5 क्या, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन का चार्ज पढ़ते हैं यहाँ पर। ये दोनों क्या हो रहा है? 5 हो रहा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें कितने हैं? 5। यहाँ कितने हैं? 2, तो बचे कितने? 3, ठीक है। तो जो भी होगा वहां पे 3 लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए 10 और 1 11, यहाँ पर कितना है? 5, सॉरी यहाँ पे कितना है? 4, तो कितना हुआ? 7 और 4 11। तो ये कौन सा होगा? 7 3, 7 3 कौन सा न्यूक्लियस है भाई? तो वो मुझे लग रहा है कि लिथियम का, ठीक है। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3, बस 3 एटॉमिक नंबर देखो, एटॉमिक नंबर देखो, मास नंबर देखो, एटॉमिक नंबर लिथियम का, ठीक है। कौन सा? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, तीसरा लिथियम का है। तो न्यूक्लियस कौन सा है? लिथियम, और मास नंबर कितना है उसका? 7, और न्यूक्लियस कौन सा है? लिथियम। तो इससे आपको मिल जाएगा 2 मार्क, 2 मार्क आपको मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये सब IIT में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक रेडियो एक्टिव सीरीज में यूरेनियम 238 डीके करके लीड 206 पे आ रहा है और इसका एटॉमिक नंबर भी चेंज होकर के 82 आ रहा है, 92 से 82
और मास नंबर 238 से 206 हो रहा है। तो इसमें नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स भी इमिट हो रहे हैं, कुछ नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना इमिट हो रहा है वो बताना है, और बीटा पार्टिकल कितना इमिट हो रहा है वो बताना है आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन IIT 1985 का क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 2 चीज पूछा आपको, क्या क्या पूछा, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स, दो चीजें पूछा है। तो इसका सॉल्यूशन आप बताओ क्या होगा। 1-2 मिनट का वीडियो पॉज करके फिर इसका सॉल्यूशन देखो कि क्या होगा, अगर आपसे नहीं बन रहा है तो। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स का नंबर फाइंड करना है। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले मास नंबर सब्ट्रैक्ट करो। मास का घट रहा है ना, मास तो घट रहा है, कितना घट रहा है, 238 में 206, सीधा घटा दो एक बार में। 238 में से 206 घटा दो, और कितने से डिवाइड करोगे, कितने से डिवाइड करोगे, तो 4 से डिवाइड करो, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का मास नंबर कितना होता है, 4 होता है। ठीक है, तो नंबर तो पता चल जाएगा हमें आराम से। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इज इक्वल टू मास डिफरेंस बाय मास नंबर डिफरेंस बाय मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल। ठीक है, करके देखते हैं कितना नंबर आ रहा है भाई। तो यहाँ पे आ रहा है 2, ये कितना आ रहा है 2, और ये कितना आएगा 3, और ये कितना आएगा 4, डिवाइडेड बाय कितना आ रहा है 8, 832 आ गया। अल्फा पार्टिकल्स कितने, 8। अब निकालना है नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स निकालना है। तो देखिए मास नंबर चेंज हो रहा है, 92 से 82 हो रहा है। ठीक है, चलिए तो 92 यहाँ लिखते हैं, और आपके पास कितना आ रहा है 82। ठीक है, इसमें से कितने नंबर जो है बीटा पार्टिकल्स हैं, कितने नंबर बीटा पार्टिकल्स में निकलेंगे। तो बीटा पार्टिकल्स अगर निकल रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, तो उससे क्या होगा, प्रोटॉन्स भी निकलेंगे। चार्ज नंबर तो कांस्टेंट होना चाहिए ना, चार्ज कांस्टेंट होना चाहिए, तो प्रोटॉन की। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए बीटा पार्टिकल्स अब निकालना है, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स, चार्ज कंजर्वेशन लगाते हैं, इसका एटॉमिक नंबर इतना, और ये कितना आ रहा है 82। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे, कितने अल्फा पार्टिकल्स निकले थे, कितना अल्फा पार्टिकल्स निकला था, तो 8 अल्फा पार्टिकल्स निकले थे। ठीक है, तो चार्ज कंजर्वेशन लगाते हैं, तो 92 इधर आ रहा है, इसमें से 8 निकल के आ रहे हैं वापस अल्फा पार्टिकल्स, प्लस नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स में फाइंड करना है, तो 82। अब बताइए कितना होगा, NB इज इक्वल टू हाउ मच, कितना होगा, NB की वैल्यू कितनी होगी वो बताइए। देखिए ये 8 दूना 16 आ रहा है। ठीक है, 8 दूना 16, और ये, तो पहले क्या करते हैं NB का वैल्यू पता करते हैं, NB का वैल्यू पता, ये इधर चला, NB इधर करते हैं, तो ये पहले इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये कितना बचा, -10 प्लस 16 कितना 6, तो बीटा पार्टिकल्स कितने हैं 6। ओके, ओके स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और इजी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले देखते हैं, ये न्यूक्लियर प्रोसेस है जिसमें कार्बन का ये आइसोटोप है 611, ये बोरोन का इसमें कन्वर्ट हो रहा है 211 में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो बताओ कि इसमें से 2 बोरोन, क्या ये बोरोन का क्या होगा, क्या होगी बोरोन की कहानी, ये बताइए। यहाँ पे अगर पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये एक्स कौन सा पार्टिकल है, एक्स कौन सी पार्टिकल है जरा बताओ, एक्स कौन सी पार्टिकल है, एक्स कौन सी पार्टिकल है। तो देखो ये दोनों में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये 6 है, ये 2 आ रहा है, इन सबको छोड़ो। ठीक है, ये क्वेश्चन हो सकता है गलत भी हो, ठीक है, या मुझे क्वेश्चन देने में भी गड़बड़ हो रहा हो, लेकिन एक बात समझो कि यहाँ पे पॉजिट्रॉन है, यहाँ पे पॉजिट्रॉन है, तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पॉजिट्रॉन है तो यहाँ क्या होना चाहिए, ये बताओ क्या होगा, क्या होगा। तो ये जो एक्स है यहाँ पे न्यूट्रॉनो पार्टिकल आ जाएगा। आप वीडियो पॉज करके और भी समझ सकते हो उस सब चीज़ों को, थ्योरी आप पढ़े होंगे। ठीक है, कि जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, वहां जाकर आपको समझ में आ जाएगा। जब पॉजिट्रॉन निकलती है उसके साथ न्यूट्रॉनो फ्री में पाया जाता है ना, फ्री में पाया जाता है, तो इसके साथ ये बिल्कुल आएगा। तो यहाँ पर एक्स जो है वो क्या है, न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो याद रखिएगा, न्यूट्रिनो, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर यही बीटा पार्टिकल होता,
अगर ये बीटा पार्टिकल होता तो क्या होता, ये फिर क्या होता, एंटी न्यूट्रिनो हो जाता। आई बात समझ में? ये IIT 1992 का क्वेश्चन है, और ये आपको लग रहा होगा कि मास नंबर कंजर्वेशन से थोड़ा अगर आपको कुछ अलग लग रहा है, मान लो ये 5 हो जाता, 5 और 1 6, अगर मान लो ऐसा लग रहा है तो वो कहानी अलग है, वो अभी हम नहीं सोच रहे हैं। बस हमें सोचना है कि x की वैल्यू कितना है, ये सब चीजें ज्यादा मत सोचो, है ना, पहले इसका आंसर दो, ठीक है। आई बात समझ में? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, फिर 1 मिनट का टाइम दूंगा, फिर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन को समझिए, क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ये कि दो ड्यूटेरियम फ्यूज होकर के हीलियम न्यूक्लिया में, हीलियम न्यूक्लियस में कन्वर्ट होने, फ्यूजन रिएक्शन हो रहा है, प्लस कुछ एनर्जी भी रिलीज हो रही है। रिलीज एनर्जी इज इक्वल टू क्यू, ठीक है। तो मास ऑफ ड्यूटेरियम, सिंगल मास ड्यूटेरियम का कितना है 2.0141 यूनिट मतलब एटॉमिक मास यूनिट, और हीलियम का 24 कितना है 4.0024 एटॉमिक मास यूनिट। दिस इज ए न्यूक्लियर व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन, कौन सा न्यूक्लियर रिएक्शन है, फ्यूजन रिएक्शन है। फ्यूजन रिएक्शन इन विच क्यू एनर्जी इज रिलीज इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्वेश्चन है IIT 1996 का, ठीक है। एक नहीं, मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ आपको, कैलकुलेशन कराओ, कैलकुलेशन करो और फटाफट कैलकुलेट करो, क्या होगा आंसर। वीडियो को पॉज करके आप कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ समझते हैं कि क्या होगा एनर्जी रिलीज, Q इज इक्वल टू हाउ मच। तो Q की हम बात करते हैं तो कितनी एनर्जी होगी, तो इस इतने में से इतना जो मास है ना, इसके मास में से इसके मास को हटा दो पहले, तो कौन सा फॉर्मूला होगा भाई, डेल m c², जो कुछ भी है वो हम फॉर्मूला निकालेंगे। तो इसको कन्वर्ट करते हैं आराम से। तो कन्वर्ट करने के लिए यहाँ देखिए, एक ड्यूटेरियम का इतना मास, तो 2 का कितना होगा, 2 का कितना होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2.014 माइनस एक हीलियम का न्यूक्लियस आ रहा है 4.0024, ठीक है। ये क्वांटिटी पॉजिटिव आनी चाहिए तो ही फिजिबल रिएक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना सारा चीज मैंने बता दिया आपको। और अगर आपको मास दिया हुआ है एटॉमिक मास यूनिट में, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी कन्वर्ट करने के लिए 931.47 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आप एज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन है आसान। तो कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा आंसर। 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ रहा है 2, फिर इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है 8, फिर इसे मल्टीप्लाई करो तो लिखो 2.0.4 माइनस 4.0024, ठीक है। फिर उसको मल्टीप्लाई करो 931.5 मान लो 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास एनर्जी आ रही है, देखो। तो ये सब्ट्रैक्ट करके देखोगे कितना आएगा, कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन हम लगाते हैं तो कितना आ रहा है 4, यहाँ देखिए 12 में से 4 गया तो ये 4 - 4 तो 0 होगा ना, तो यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है ये 8, ठीक है। फिर इसमें से कितना है 7 है, 7 में से 2 गया तो 5, ठीक है। 2 में से 0 आया तो 2, 0 पॉइंट इतना जो भी है कैलकुलेट करके देख लीजिए 93.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो कितना आंसर आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली आपका 24 के आसपास होनी चाहिए। ये जो आंसर है आपका वो कितना आना चाहिए, 24 के आसपास आनी चाहिए। तो 24 के आसपास अगर आपका आ रहा है तो सही है। लेकिन एक बात याद रखो कि आंसर तो आप भी फाइंड कर सकते हैं, आंसर फाइंड करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मान लो न्यूमेरिकल गलत ही हो गया, लेकिन प्रोसेस सही होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट सही लगाना चाहिए, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपने लगा दिया तो मतलब आपका काम बन गया। देखो मास यहाँ पे देखो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर कि ये एक्सेस मास का ज्यादा मास है, इसकी मास कम हो रही है, ये इसका जो एक्सेस मास है वही एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो Q इज इक्वल टू डेल्टा एम। तो डेल्टा एम क्या है, डेल्टा एम क्या है, डेल्टा एम समझ सकते हो क्या होगा 2 टाइम्स मास ऑफ माइनस मास ऑफ हीलियम 42, है ना, ये है। उसके बाद स्पीड ऑफ स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इतना मास पता चल जाएगा, जिससे आपको एनर्जी भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये एटॉमिक मास यूनिट में अगर है तो इसके बदले हम लोग क्या लिख देते हैं 93, एनर्जी जब लिखेंगे तब, ठीक है। यहाँ पे c² नहीं है ना, c² नहीं, इतना क्या है मास है, तो एनर्जी कितनी होगी Q इज इक्वल टू हाउ मच, तो Q कितनी होगी, तो डेल्टा m c², ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा प्रैक्टिस में रहो न्यूमेरिकल्स का, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और एग्जाम में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, तुरंत क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, ओके।
ओके, क्वेश्चन क्या है, IIT 1988 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर ड्यूटेरियम एंड हीलियम आर रेस्पेक्टिवली 1.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्पेक्टिवली। एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 2 ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियस हीलियम न्यूक्लियस इज इक्वल टू व्हाट, कितना एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, कह रहे हैं कि फ्यूज हो रहा है, फ्यूज हो रहा है, कौन फ्यूज हो रहा है भाई, तो ये फ्यूज हो रहा है, ये फ्यूज हो रहा है, कौन, ड्यूटेरियम के 2 न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं। ठीक है, फ्यूज होकर के किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, हीलियम में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, हीलियम न्यूक्लियाई में, न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। प्लस एनर्जी भी निकलेगी, तो कितना एनर्जी रिलीज होगा वो बताना है। ठीक है, वो बताना है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसका कितना, इसका कितना था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एक न्यूक्लियन का इतना। लेकिन हीलियम में कितने न्यूक्लियन, हीलियम में कितने न्यूक्लियन, 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन, मतलब कितने न्यूक्लियंस हो गए, 4। तो 4 न्यूक्लियंस हुए ना। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया हुआ, पर न्यूक्लियन, तो 4 का कितना होगा, बाइंडिंग एनर्जी 4 न्यूक्लियंस का कितना होगा, 4 इंटू 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। ठीक है, आई बात समझ में, ये कितना होगा, ओके, आई बात समझ में। बाइंडिंग एनर्जी किसका, इसका इतना 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए इसका, इसमें कितने न्यूट्रॉन, इसमें 1 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन, इसमें 1 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन, बचा कितना, ये कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस इसमें कितने हैं, इसमें 2 न्यूट्रॉन्स इसका, सॉरी 2 न्यूट्रॉन्स, एक न्यूट्रॉन इसका भी, 1 न्यूट्रॉन इसका भी, 1 प्रोटॉन इसका भी, 1 प्रोटॉन इसका भी, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस कितने, 4। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ड्यूटेरियम में कितना दिया हुआ, 1.1, तो 4 न्यूक्लियन का बाइंडिंग एनर्जी कितना, तो 4 इंटू 1.1 कितना आएगा, 4.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एनर्जी रिलीज कितना, एनर्जी रिलीज कितना, जो अब बताइए एनर्जी रिलीज कितना, एनर्जी रिलीज कितना, बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा किसका, इसका है, बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा इसका, इन लोगों का क्या है, कम है, तो एनर्जी रिलीज कितना होगा, इसमें से जो घटा देते हैं 28 माइनस 4.4 कितना आ रहा है, 0.6, इसके बाद ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, ये फ्यूजन रिएक्शन है, IIT 1988 का क्वेश्चन है। ठीक है।